हिंदी क्लब में फिर सबका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज यानी 13 जनवरी 2023 को जो सीटेट पेपर 1 यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो ईवीएस में प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ईवीएस के ही प्रश्न पे चर्चा क्यों? क्योंकि एक दो दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक क्लास 3, 4, 5 जो आसपास नाम से बुक है पर्यावरण अध्ययन का, उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। यानी कुछ हटके प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न तो उसी पे है लेकिन थोड़ा सा हटके है। तो कुछ अभ्यर्थी भयभीत हो गए थे, डर गए थे आखिर क्या होगा आगे एग्जाम में। इसीलिए इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। क्या प्रीवियस ईयर फायदा ईवीएस का नहीं करेगा, क्या कुछ होगा। सबसे पहले एक चीज हम आपको क्लियर कर दे पूरा अच्छे तरीके से। पिछली बार भी जब एग्जाम हुआ था तो एक दो दिन का शिफ्ट का जो एग्जाम था वो टफेस्ट था, यानी कुछ अलग था। ये चीज़ पहले भी हमने आपको बताया और आज भी क्लियर कर रहे हैं। आप अपने शिफ्ट पे फोकस कीजिए। हो सकता है जिस दिन आपका बैड लक हो उस दिन टफेस्ट देखने को मिल सकता है। हमने पहले भी क्लियर किया है, अभी भी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। पहला चीज़ कि आपका टाइम टेबल ठीक से होना चाहिए, समय पे पहुंचना। दूसरा कि जिस विषय पे जिस सब्जेक्ट पे जितना समय देना है उतना ही समय दीजिए और कोशिश कीजिए जो मैथ के जो प्रश्न है वो लास्ट ही में सॉल्व करें। आप शुरू में भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पकड़े तुरंत बना लेते हैं तो, नहीं तो लास्ट में उसमें ज़्यादा समय दे दीजिएगा, किसी और सब्जेक्ट के लिए समय नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है। और जब भी तैयारी करें तो टू दी पॉइंट करें और प्रत्येक सब्जेक्ट पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि केवल ईवीएस पे ही ध्यान दीजिए, बाल विकास पे नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो ये है महत्वपूर्ण टिप्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी प्रश्न आज यानी 13 जनवरी 2023 को जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें किस तरह के प्रश्न हैं। इनका सेकंड शिफ्ट भी है, इनसे बातचीत होगा, शाम को होगा, इसलिए इनको लाइव नहीं लेके आए। हमने बोला भी, आगे मैसेज पढ़ लीजिए खुद। फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया है उस पर चर्चा करते हैं। जो वीएस में प्रश्न पूछे गए, ये जो प्रश्न है, नेहरू माउंट इंस्टीट्यूट किस राज्य में है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये किस राज्य में है? तो ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था 30 जनवरी का। जब आप पेपर देखेंगे, आपको मैं नीचे स्क्रीनशॉट भी इनको मैंने भेजा है, तो उस समय भी सेम क्वेश्चन था। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है इस बार कि पिछली बार जो ऑप्शन था उसमें उत्तर काशी था, उत्तर काशी ऑप्शन था जिसे टिक किया गया था, उत्तर काशी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, उत्तर काशी को उत्तराखंड उन्होंने कर दिया। वैसे देखा जाए तो किस राज्य में है उत्तर काशी को, थोड़ा सा देखिए प्रश्न का लेवल किस तरीके से चेंज हो रहा है कि उत्तर काशी ना दे के उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड, यानी किस राज्य में है ये पूछा है। उत्तर काशी उत्तराखंड एक ही जैसा नाम है, को अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाए होंगे तो निश्चित रूप से इसे टिक करके आ सकते हैं। उत्तर काशी और उत्तराखंड क्लियर हो गया आपको। तो पहला प्रश्न यही था और निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है। दूसरा, अमृता की कहानी खिचड़ी वृक्ष से संबंधित प्रश्न आया था। इन्होंने लिखा नहीं कि क्या है, बातचीत होगा तो क्लियर होगा, लेकिन यहाँ से आया था अमृता की कहानी। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें, सभी में ये अवेलेबल है, खिचड़ी वृक्ष के बारे में अवेलेबल है। अमृता की कहानी अगर देखा जाए, अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है या प्रीवियस ईयर नहीं बनाया है तो क्लास 4 में जाइएगा, लेसन 4, इसमें अमृता की कहानी के बारे में दिया गया। उसमें खिचड़ी वृक्ष से संबंधित आपके पॉइंट हैं। जैसे मैं खिचड़ी वृक्ष के बारे में अगर पॉइंट की चर्चा करना चाहें, क्योंकि हो सकता है आगामी एग्जाम आपका हो, तो क्या हो सकता है। तो जो खिचड़ी वृक्ष है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में, यानी छायादार भी होता है कि इसकी छाया में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। और राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खिजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण उस गांव का नाम क्या पड़ गया, को खिजरली गांव का नाम भी पड़ गया। कहाँ का है ये, राजस्थान में ये पाया जाता है। क्लियर हो गया। अभी इसमें अमृता की ये कहानी भी है जो राजस्थान से संबंधित है, पुराना किस्सा भी है जिसके बारे में चर्चा है। लास्ट में मतलब इसके लिए पेड़ पौधों के लिए जान भी दे देती है, कि ये सारे कहानी है। तो ये भी चर्चा है अमृता के बारे में। तो ये हो गया खिचड़ी के बारे में। अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ दिया जा सकता है, चाहे पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। एक तो हो सकता है कि आपको जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये क्लियर रखिएगा। नहीं तो इसका अगला जो लेसन है वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो अगला पार्ट है इसका वो है
अनीता की मधुमक्खियाँ। और मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मधुमक्खियों से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मतलब एक छत्ते में कितने मक्खी होती है और कौन मक्खी अंडे देती है, ये एक 2-3-4 लाइन दे देगा और सब में बताना होगा कि कौन सही है। तो इसमें होता है कि एक छत्ते में एक नर मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, कुछ ही नर मक्खी, लेकिन ऐसे करके दे देगा कि केवल नर मक्खी उसमें होते हैं। तो जी हाँ, केवल नर मक्खी होते हैं उसमें। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है, उदाहरण छत्ते बनाने के लिए, बच्चे पालन के लिए, रस लाने के लिए। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक और पॉइंट है, चींटियां भी मक्खियों की तरह ही होती है। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और इसमें एक और है, दीमक और तेतैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। कोई ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, ये भी याद रखिएगा। और मुजफ्फरपुर के बारे में भी इसी पाठ में चर्चा है कि मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कब खुलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए वहाँ के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मंथ याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियाँ अंडे देने का होता है, ठीक है। और लीची के फूल कब खिलते हैं? कब? फरवरी मंथ में खिलते हैं। तो ये हो गया आपका किससे संबंधित? तो ये हो गया आपका मधुमक्खी से संबंधित। ठीक इसके एक पार्ट ऊपर जाइएगा, यानी आपका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हाथी के बारे में दिया गया है। अब कल का चर्चा तो नहीं था, लेकिन किसी ने कॉल करके मुझे बताया था कि सर हाथी के बारे में पूछा गया है। तो एक दिन पहले हाथी का आया, मतलब 1-2 दिन पहले। उसके बाद आपका आया अमृता की कहानी से। अब इसके बाद आपका अगले दिन का जो एग्जाम होगा तो हो सकता है वहां से प्रश्न आएगा अनीता की मधुमक्खियों से संबंधित, या आपका रेगिस्तानी ओक से संबंधित आएगा। तो इसमें इसी तरीके से एक एक करके पार्ट को एक्सचेंज करके पूछा जा सकता है प्रश्न। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा पूछा जाना चाहिए। अब हाथी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। वह केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी ही अपने पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल के बाद हाथी झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन, 3 महीने जो वर्ष होता है उसमें हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। तो ये हो गया इसके बारे में। बगुला और भैंस के बारे में भी है कि बगुला और भैंस सहजीवी हैं। इनके शरीर, मतलब ये करता क्या है, तो बगुला भैंस के शरीर पर के कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है। तो इस संबंध को सहजीवी कहते हैं। तो ये हो गया आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा और डिटेल्स हमने इसलिए बता दी ताकि आपको फायदा हो। इसके बाद हाउस बोट से संबंधित प्रश्न था, बंगाल की खाड़ी से संबंधित प्रश्न था। अब बंगाल की खाड़ी से संबंधित कल ही हमने वीडियो बनाया है कि बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से हैं। शॉर्ट ट्रिक द्वारा हमने याद करवाया है, उसको 1-2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। वो बंगाल की खाड़ी हो, कर्क रेखा से संबंधित हो, या आपका केंद्र शासित प्रदेश हो, या अरब सागर से संबंधित प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में हमने आपको याद करवा दिया है। एक और प्रश्न था, और ये प्रश्न इस तरह के रहेंगे, 1-2 प्रश्न, यानी करंट से भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रहेंगे भी। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के किस जयंती से शुरुआत किया गया था? मेरे ख्याल से 150वां जयंती से ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। तो कुछ करेंट से भी रहेंगे, जो अभी करेंट में हो रहे हैं उससे संबंधित भी आपके प्रश्न रहेंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बातचीत हुआ हमने आपके लिए
पूछ भी लिया कि कब एग्जाम था, तो उन्होंने कहा आज और अभी। आहार रेशा से भी संबंधित प्रश्न था। तो ये सारी चीज़ अगर बात किया जाए तो ये होगा। इसके बाद सेकंड देना है इनको, कैसा गया परीक्षा, ये हमने पूछा है। और तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, शाम को बात होगा। इसके बाद एक पीडीएफ भी, अच्छा एक चीज़ और ये हमने बताया था, देखिए वही प्रश्न है कि नहीं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं स्थित है उत्तरकाशी में, ऑप्शन है। तो ये 30 दिसंबर 2021 को प्रश्न पूछा भी गया है। अब यहाँ पे हम एक पीडीएफ भी उनको हमने उपलब्ध कराया है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है ये कि पियाजे से संबंधित निश्चित रूप से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वाइगोस्की से पूछे ही जा रहे हैं और आपके कोहलबर्ग से पूछे ही जा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद आपको एक और वीडियो दे दूँ और समराइज करके तीनों का दे दूँ। जैसे मैं जीन पियाजे के बारे में ये पीडीएफ उनको मैंने भेज दिया कि एक नज़र इसको देख लीजिएगा ये क्या कुछ है। इसमें टोटल क्वेश्चन वगैरह हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर देखा जाए, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस पे वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी, इस पे वीडियो बने हैं, मेरे ख्याल से 2 घंटे का होगा। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये अगर मैं अभी इस वीडियो में थोड़ा सा मैं पढ़ाऊँ थोड़ा सा पियाजे के बारे में, तो देखिए इन्होंने जो बांटा है वो 4 स्टेज बांटा है। पहला जो होता है इंद्रजनित गामक या संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं, और जन्म से 2 वर्ष होता है। कैसे याद करेंगे कि पहला सेंसरी मीन्स किसी चीज़ को छुओ के, पेशी का है, पेशी चाहे इंद्रजनित का है, क्योंकि अपनी इंद्रियों द्वारा, अपने पेशियों द्वारा वो क्या करता है, सेंस करता है। सेंसरी मोटर इसलिए कहा जाता है कि अपनी इंद्रिय वगैरह, ज्ञान इंद्रिय वगैरह द्वारा पता चल जाता है किसी को छू वगैरह को, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, जन्म लिया उसके बाद 2 साल का, तो वो इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है, सारा चीज़ें प्राप्त करता है। इसलिए उन्होंने इनका नाम रखा सेंसरी मोटर या इंद्रजनित गामक या संवेदी पेशी अवस्था। आपने देखा होगा कि बच्चा जो होता है ना, मतलब कैसे चलता है, दोनों पैर ऐसे मोड़ लेता है, ऐसे खट 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 करके चलता है, हाथ से पकड़ता है, ये करता है, इधर फेंकता है, उधर फेंकता है, यही सब करता है। तो इस अवस्था में यही होता है। इसमें 2 पॉइंट जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कि इसमें क्या विकसित हो जाता है, वो विकसित हो जाता है। अच्छा ये जन्म से 2 वर्ष हो गया ना, नीचे मैं चलता हूँ, बहुत सारा वैसे हमने लिखा है, देखिए यहीं पे है, बहुत सारा लिखा है, लेकिन इसमें 2 याद कर लीजिएगा, ये और ये निश्चित रूप से ये पूछा जा सकता है। वस्तु अस्थावित का गुण किस में आ जाता है, कि इसी में आ जाता है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब आ जाता है, कि इसी में आ जाता है। ये क्या होता है कि बच्चा गिरेगा, पड़ेगा, कुछ नहीं, जिसको पकड़ना उसे जाकर पकड़ लेगा। छोटे बच्चे को देखिएगा ना कि गिर जाएगा पकड़ने के चक्कर में, चाहे कुछ लेने का। तो ये लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता है। दूसरा वस्तु अस्थावित तो होता है, कोई वस्तु है उसको छुपा भी दीजिए तो भी उसके माइंड में बना हुआ रहता है 2 साल के अंदर, जब बच्चा यानी 2 साल कंप्लीट होते होते बनता है। तो ये दोनों पूछे कि कब आएगा को इंद्रजनित गामक अवस्था में आ जाता है, वस्तु अस्थावित और जो गोल वाला है वो। दूसरा है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अंग्रेजी में देख लीजिए, ये 2 तक खत्म हो गया, 2 से 7 वर्ष होता है। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो फर्स्ट वाला है इसे शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है इसको पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है, तीसरा जो है उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 जो हमेशा अगला किशोरावस्था हो जाएगा। तो ये 3 जो है ये हमेशा पूछा जाता है, खास करके जन्म से 2 वर्ष होता है शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है या नहीं, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। तो पहला हमने पढ़ा दिया। दूसरा में क्या होता है, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है। इसके बाद अमूर्त या औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो होता है 11 से वयस्कावस्था तक जाता है। अब इसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक होता है ना, देखिए 2-3 शब्द पूछे जाते हैं। एक तो इसमें पलटावी का गुण नहीं आता है। किसका गुण नहीं आता है? पलटावी का गुण नहीं आता है। ये आपको सन याद हो गया क्या? एक नज़र में हम डायरेक्ट चले जाते हैं वहाँ पे। इसमें बस 2 हमने याद करवाया आपको, कौन कौन सा, ये पहला वाला है यानी सेंसरी मोटर, तो ये याद करवा दिए, दोनों याद रखिएगा, ये गुण इसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो चीज़ हमको नहीं पढ़ाना है। इसमें क्या होता है ना, ये प्राक या पूर्व में एक शब्द आ जाता है प्रतीयात्मक। इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक शब्द आ जाता है, सिंबॉलिक विचार या ये विचार आ जाता है कि ये जब भी विचार आएगा कुछ सेकंड वाले में आएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। इसमें कहेगा आकाश का रंग नीला है क्यों है, बहुत प्रश्न पूछता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, 2 के बाद 3-4 में पहुंच जाता है, यानी 7 तक है ये, तब इस वर्ष में पहुंच जाता है कि बहुत प्रश्न पूछता है। आपने देखा भी होगा इस उम्र में बहुत, ये क्यों है ऐसा, वो क्यों है ऐसा। तो इसको सिंबॉलिक शब्द से इस्तेमाल किया गया, सिंबॉलिक शब्द मिल जाएगा को टिक करना है अंग्रेजी में, नहीं को प्रतीकात्मक खेल मिल जाए, प्रतीकात्मक विचार मिल जाए, देख के टिक करना है।
एक और आता है पलटावी का गुण नहीं आता है। इसमें क्या होता है, पलटावी का गुण नहीं आता है। पलटावी क्या है, तो इसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से स्कूल कोई बच्चा चला गया, फिर उसको पता है कि यहाँ से उतना दूर जाना है, स्कूल का इतना दूरी है, लेकिन वहाँ से लौट के जब आता है, लेकिन स्कूल से घर जब आता है उसकी दूरी उसे नहीं पता होता है। यानी अगर हम कहें 4, चाहे ऐसे कर ले, 2 × 2 = 4 होता है, और 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। ये पलट के किस तरीके से 2 आ रहा भाग करके, ये उसमें गुण नहीं आ पाता है, ये पलटावी का गुण नहीं आता है, ये अलट पलट नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त क्या हो जाता है, इसमें केंद्रीकरण होता है, यानी किसी एक ही केंद्र बिंदु पे उस पे ध्यान देता है। जैसे मैं एग्जांपल में दूं, जैसे पूछ देगा कि कौन सा कमी है उसमें, कौन सा कमी का विकेंद्रण का कमी हो जाता है। ये होता क्या है, जैसे मैं एक मान लीजिए ये है और एक ये है, 2 तरह का मैं बर्तन दूं, दोनों बर्तन में सेम पानी या दूध दे दूं, मान लो इतना मैंने दूध या पानी, दूध दे दिया मैंने, और इसमें दोनों में सेम पानी है, सॉरी दूध है, दोनों में दूध पीना है। अब बच्चे को दूध पसंद है, तो वो किसको लेगा, सेम दूध है लेकिन वो किसको लेगा, तो इसको ले लेगा क्योंकि ये लंबा है, इसलिए ले लेगा क्योंकि ये लंबा है। अब किसी एक बिंदु पे, एक केंद्र पे वो ध्यान दिया, किस पे, लंबाई पे। ठीक है, बहुत सारी विशेषताओं को इस उम्र में ध्यान वो नहीं दे पाता है, को इसको कहते हैं केंद्रीकरण या विकेंद्रण। तब कहेंगे विकेंद्रण का अभाव, विकेंद्रण का अभाव। केंद्रीकरण का सबसे बेहतरीन सा उदाहरण मैं दूं आपको, तो आपने देखा होगा ये फॉर्म जब अप्लाई होता था पहले, प्रत्येक जगह जाके डालना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा, सेंट्रलाइज तरीके से होगा, यानी एक ही जगह जाके आपको फॉर्म डालना है। तो समझ जाइए कि प्रत्येक जगह जाके जब आप फॉर्म डाल रहे थे तो विकेंद्रण हो गया, यानी तोड़ तोड़ के सब जगह, लेकिन एक जगह जाके फॉर्म डाल रहे हैं, यानी किसी एक बिंदु पे आप फॉर्म डाल रहे हैं, उसे केंद्रीकृत कहेंगे। इसी तरह एक ही बिंदु पे ये ध्यान दे रहा है, वो है कि लंबाई वाले पे। क्लियर, समझ गए। इसको संरक्षण भी कहा गया है। क्या कहा गया, संरक्षण, यानी वो संरक्षित नहीं कर पा रहा है, बस बाहरी जो वस्तुएं बदल गई उसी पे ध्यान दे रहा है, भौतिक वस्तुएं पे ये ध्यान नहीं दे रहा है, इसी को संरक्षण कहते हैं। तो ये हो गया आपको संरक्षण का भी उदाहरण हो गया, केंद्रीकरण उदाहरण हो गया, तो ये सारी चीज पाए जाते हैं इसमें। और अहम केंद्रवाद भी पाया जाता है, ये सारी चीज होते हैं। मतलब अहम की भावना होती है, प्रतीकात्मक विचार के बारे में हमने लिखा है, थॉट के बारे में लिखा है, इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, नहीं तो हम शाम तक कोशिश करते हैं। केंद्रीकरण या विकेंद्रण का अभाव के बारे में भी हमने लिखा है, टोटल एग्जाम्पल के साथ। तो एक ही साथ हम लेके आएंगे तो और अच्छे तरीके से आपको बता देंगे, प्रश्न नहीं लेके आएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। अब यही चीज़ तीसरी अवस्था में पाया जाता है, ठोस संक्रिया अवस्था, या अंग्रेजी में इसे देख लीजिए 7 से 11 वर्ष होता है, इसमें ये गुण पाया जाता है। तो ये पलटावी का गुण आ जाएगा। विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान देंगे, इसमें मानसिक क्रियाएं करेंगे, इसमें संबंध, देखिए संरक्षण, संधारण, संबंध तथा वर्गीकरण आ जाएगा, अधिक क्रमबद्ध हो जाएंगे, ये सजा देंगे, कक्षा समावेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारी चीज हो जाएंगे। संरक्षण के बारे में भी हमने कहा है, संरक्षण के बारे में पढ़ लीजिए। संरक्षण से अभिप्राय है वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने और समझने की क्षमता से है, तथा अर्थात किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन अलग करने की क्षमता से है। अर्थात कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। जैसे हमने 2 ग्लास लाने के लिए कहा बॉटल में, वो ये क्या हुआ ना, ये हो गया कि इसके बाहरी आकृति क्या हुआ, एक चौड़ा है और एक क्या है, लंबा है। तो ये लंबा और चौड़ा है, तो ये क्या हुआ, बाहरी आकृति बदल गया, लेकिन भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, यानी इसमें जितना पानी है उसमें भी इतना ही पानी होगा। तो ये होता है संरक्षण। तो ये आता है थर्ड स्टेज में, सेकंड स्टेज में इसकी कमी होती है। अगर ये लास्ट वाले की बात किया जाए तो इसमें 2 पूछे जाते हैं, दोनों अंग्रेजी में हमने लिख दिया, वैसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये तीनों एक बार पढ़ लीजिए, ये ऑप्शन में मिले केवल टिक कर देना है। कोई इसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशनल ऑपरेशन कहते हैं इसको। 11 से 15 इसका उम्र सीमा है, और ये 2 पूछे जाते हैं। ये अंग्रेजी में देख लीजिए और हिंदी में देख लीजिए, तो ये ऑप्शन में मिले केवल देख कर टिक कर देना। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा देर में हमने पियाजे आपको पढ़ा दिया। वाइगोस्टकी की चर्चा करूं, इसी में मैं पढ़ा दूं क्या, थोड़ा सा वाइगोस्टकी की चर्चा करूं तो सामाजिक कहीं भी शब्द देखिएगा तो उसे आपको टिक कर देना है। सामाजिक कहीं भी शब्द देखिएगा, क्या करना, उसे आपको टिक कर देना है, बस सामाजिक देकर टिक करना है। ठीक है, अब इसमें एक आता है आपका कि एक आता है पियाजे के साथ, वाइगोस्टकी के साथ 2-3 शब्द आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आता है वाइगोस्टकी के साथ। 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ।
एक आता है इनका कि पाड़ या ढांचा स्कोफोल्डिंग। ये होता क्या है कि मान लीजिए वर्तमान में जो बच्चे के पास जो ज्ञान है, वर्तमान जो स्थिति है उसका, और जो वो किसी की हेल्प की मदद से वो कर सकता है, किसी की हेल्प की मदद से, जो अस्थायी रूप से कोई भी जिसके पास क्षमता है, वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसका हेल्प कर रहा है उस बच्चे का, तो जो हेल्प करने का ये तरीका है, यानी जो हेल्प कर रहा है व्यक्ति को, इसको जो एक सीढ़ी दे रहा है कि इस अवस्था तक हम आपको पहुंचा देंगे। जैसे बच्चा अभी साइकिल नहीं चला रहा है और इस अवस्था में यहाँ पे जाके वो साइकिल चलाना सीख जा रहा है, जब कोई व्यक्ति पीछे से वो पकड़ लेता है, फिर बाद में छोड़ देता है, तो बच्चा पॉडल मार के साइकिल चला रहा है। तो इसको क्या कहेंगे इस चीज़ को, तो इसको स्कैफोल्डिंग करते हैं। अस्थायी रूप से जब भी सहायता वगैरह, हेल्प वगैरह का ऑप्शन मतलब प्रश्न में रहे, तो समझिए स्कैफोल्डिंग की चर्चा है। लेकिन जब वर्तमान में जो व्यक्ति काम कर रहा है और किसी की सहायता के बीच जो कार्य कर सकता है, इन बीच की दूरी को, इस बीच के क्षेत्र को, अभी अब देखिए, हेल्प किया तो, मदद किया तो इसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग, लेकिन इस बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग जेडपीडी। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जेडपीडी। इसका होता है, हिंदी में कहते हैं इसको निकटस्थ विकास क्षेत्र। निकटस्थ विकास यानी निकट, विकास के क्षेत्र के निकट, ये विकास की अवस्था है, जो विकास का हो जाएगा तब, तो जेडपीडी इसको कहते हैं। दोनों चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद और भी चीज़ें आता है, निज भाषा वगैरह आता है। जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा है और वो बच्चा क्या कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, और वो जैसे जूता बांध रहा है, कुछ बोल भी रहा है कि ऐसे बांध देंगे, ऐसे बांध देंगे तो मेरा जूता का ये ऐसे बंधा जाएगा, चाहे ये यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये मेरा जूता तैयार हो जाएगा, इस तरीके से कह रहा है। तो वो क्या होता है, उसका निज भाषा है और वो मदद कर रहा है उसके कार्य में। ये पियाजे कहते हैं, मदद करता है। और निज भाषा वगैरह, प्राइवेट स्पीच वगैरह इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, देखिएगा तो यही क्या कहते हैं, जो आपके पियाजे हैं, वाइगोस्की ऐसा कहते हैं, निज भाषा वगैरह सारा चीज़। अब वही पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे ठीक इसका उल्टा कहते हैं, ये अहम केंद्रीय, अहम केंद्रित है, यानी उसको समझिए कि उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं पियाजे से। यही दोनों में अंतर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कोलबर्ग को भी, कोलबर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, को कोलबर्ग ने दिया। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर कोलबर्ग में सामाजिक वाला ऑप्शन तो होता नहीं है। जी हाँ, कोहलबर्ग में सामाजिक वाला ऑप्शन टिक नहीं होता है, लेकिन उसमें याद रखिएगा कि जो इन्होंने धारणा दिया, जो भी दिया, उसमें जो भी उनका चरण है उसमें नाम जरूर है सामाजिक शब्द, याद रखिएगा सामाजिक शब्द, क्योंकि नैतिक कहाँ चर्चा होगा, समाज के साथ होगा, क्योंकि वहीं से जुड़ रहे हैं। लास्ट वाला सार्वभौमिक हो जाता है, जहाँ पे सारा कंसेप्ट, सारा रूल वगैरह तोड़ देता है, तो सार्वभौमिक पे पहुँच जाता है। मैं कोशिश करता हूँ इस पर एक अलग से, आपका डिमांड होगा तो अलग से वीडियो लेके आने का, तीनों के एक साथ, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं तो अलग से मैं पढ़ा दूँ। फिलहाल जो आज का चर्चा था यहीं पे समाप्त हुआ। कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, पूरा निचोड़ की बात को, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, मन से कीजिए, दिल से कीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट पे ध्यान देना। वो संस्कृत का मामला पूरा टेस्ट फ्री में हमने अवेलेबल करा दिया है, टेस्ट दीजिए आराम से, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आज क्या हुआ, कल क्या होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस मत कीजिए। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ आपके एक दो प्रश्न करंट से डाले जा सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन होना लाजमी, एक दो तो जरूर रहेंगे। आपको उससे घबराइएगा नहीं, कुछ भी टिक करके आइएगा, निश्चित रूप से सही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए घबराइए नहीं, आराम से एग्जाम दीजिए। जिस तरीके से आप तैयारी में लगे हैं उसी तरीके से लगे रहिए। आज नहीं पूछा तो नहीं पूछा, कल पूछेगा, कल नहीं पूछा तो नहीं पूछा, परसों निश्चित रूप से आपके बुक से पूछेगा। एक दो दिन तो निश्चित रूप से टफेस्ट रहेगा, एक दो दिन फिक्स है टफेस्ट रहेगा। कहाँ से वो भी प्रश्न लेके आएंगे। पिछली बार भी ये किया था उन्होंने, हमने पहले बताया था कि 30 वाला हुआ था, 30 तारीख वाला शायद, हाँ 30 ही तारीख वाला हुआ था कि 31 तारीख का था, इधर 5 तारीख वाला हुआ था, यानी 2 दिन तो हुआ ही था पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में। क्योंकि हमने एक एक ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है, तो उसमें हमने बताया भी है, जब हम इसका कंक्लूजन लेके आ रहे थे कि 2 दिन आपका टफेस्ट था। इस बार भी होगा, जो आपने मतलब इससे पहले के एग्जाम में 1-2 दिन देखा है आपने, वो हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, मन लगा के कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।